हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। और हिस्ट्री के ये जो हम लोग पढ़ रहे थे इटली का एकीकरण, तो वो जो एकीकरण था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण, और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से हम लोग एकीकरण पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक बार किताब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यानी जर्मनी का एकीकरण, जिसमें एक नायक थे, यानी नायक कहे तो बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क हैं वही इटली यानी जर्मनी का है, वो एकीकरण किए हैं। वो अकेले नहीं, उनके साथ और से छोटे छोटे जो सहपाठी थे वो भी एक प्रकार के योगदान अपना जो जर्मनी के एकीकरण करने में निभाया है। और इसमें जो इटली के एकीकरण था, इटली के एकीकरण में प्रमुख अगर बाधा था तो कौन था, तो वो ऑस्ट्रिया था। वो प्रमुख बाधा था, यानी बहुत बड़ी बाधा था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस था। और इसमें जो है इसमें एक और ऐड हो गया, यानी इसमें भी जर्मनी में भी देखिए एक तो इटली का उस तरफ एकीकरण हो रहा था और इस तरफ जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, और दोनों साथ ही एकीकरण हो रहा था। जैसे 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ, उसी प्रकार से जर्मनी का भी 1871 ईस्वी में एकीकरण हुआ। तो दोनों जो यानी कि जर्मनी का एकीकरण कर रहे थे वो बिस्मार्क कर रहे थे, लेकिन अगर उधर इटली का एकीकरण कहे तो उसमें 3 गो व्यक्ति थे। एक गेरिबाल्डी थे, काउंट कबूर और विक्टर एमेनुएल थे। तो उन्हें 3 गो थे इटली के एकीकरण करने में। और इधर जो थे इधर कहे तो बिस्मार्क केवल थे, जो कि एक प्रसा के एक चांसलर, कहाँ के चांसलर थे, तो प्रसा का चांसलर थे। ठीक है, बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियन का चांसलर थे। हाँ, प्रसा के यानी जो विलियन थे वही विलियन ने प्रधानमंत्री बनाए थे। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसमें सबसे प्रमुख हम लोग के पहला पॉइंट पढ़ना है कि इसके प्रमुख बाधा कौन कौन थे। उसके बाद सहायक तत्व यानी प्रमुख इसमें सहायक कौन कौन योगदान दिए हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण में प्रमुख बाधाएं यानी बाधाएं क्या थी, प्रमुख बाधाएं क्या थी। तो सबसे पहला वो था, वहाँ पे बाधा क्या था, 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विघटित है यानी टूटा हुआ था। जो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रमुख बाधाएं क्या थी। तो वहाँ पे जो था वो बता रहे थे कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभक्त था। यानी जो जर्मनी है वो जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य था। मान लेते हैं कि जर्मनी है और जर्मनी में क्या है, 300 छोटे छोटे राज्य था, जिसमें प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क और से छोटे छोटे क्या था, यानी जर्मनी में छोटे छोटे राज्य था। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, यानी बहुत सारे राज्य को एकीकरण करने में ये भी एक प्रकार के बाधा है। तो पहला हो गया कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभक्त था। उसके बाद है उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट और दक्षिण जर्मनी ने कठोर बहुल्य क्षेत्र था। और उत्तरी जर्मनी है उसमें प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल्य क्षेत्र था, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र था। ये भी एक प्रकार के क्या था, कारण था। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, और वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना एको ठोप नहीं था, यानी अभाव था भी, तब उस पर जर्मनी जो डेनमार्क था वो क्या कर देता था, दबा देता था। यानी उस पर क्या कर देता था, दबा देता था, राष्ट्रवाद की भावनाओं को क्या कर देता था, दबा देता था। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, जर्मनी के एकीकरण करने में बाधा है।
तो पहला हम लोग देखें जर्मनी के लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभाग था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिण जर्मनी कैथोलिक बहुल्य था। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, यानी वहाँ पे अपने देश से कोई लेना देना नहीं था, यानी बहुत सारे लोग से थे वहाँ पे, तो ऐसा उनको सोच था कि हमको कोई देश से लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे एकीकरण होता है। प्रमुख जो सहायक हुआ देश के प्रति जागरूक हुए वो प्रमुख कौन थे, तो बिस्मार्क जागरूक किए। देखिए सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख सहायक तत्व क्या है, सहायक तत्व यानी कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो कि जर्मनी के एकीकरण करने में सहायक यानी सहायता प्रदान हुआ यानी योगदान दिए। तो सबसे पहले है कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन जर्मनी राय राज संघ की स्थापना किया। ठीक है, राय राज संघ की स्थापना किसने किया, तो नेपोलियन। कब किया, तो 1806 ईस्वी में। कहेगा कि जर्मनी राय राज संघ का स्थापना किसने किया, तो नेपोलियन किया। जर्मनी राय राज संघ की स्थापना कब हुआ, तो 1806 ईस्वी में। और ये स्थापना का निर्माण नेपोलियन ने इसलिए किए थे चूँकि वहाँ पे 300 छोटे छोटे राज था। कितना था, 300 छोटे छोटे राज था। लेकिन उसको क्या कर दिए, 39 राज्यों में कर दिए, उसको 39 राज्यों में एकजुट कर दिए। यानी 300 से समझिए बहुत बड़ा, 300 बहुत बड़ा होता है, और उसको 39 राज्यों में क्या कर दिए, एकजुट कर दिए, यानी छोटा बहुत छोटा कर दिए। यह है जर्मनी राज्य संघ की स्थापना में ये क्या किए, सबसे पहले जो 300 राज्य था उसको क्या कर दिए, 39 राज्यों में विभाजित किए, वो 300 में एकजुट कर दिए। अब देखिए बुद्धिजीवी द्वारा राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव, जो बहुत सारे वहाँ पे ऐसे लोग थे जो कि बुद्धिजीवी थे। जो बुद्धिजीवी मतलब कि कुछ देश के प्रति अच्छा सोचने वाले लोग थे देश के प्रति, एक समाज के प्रति अच्छा सोचने वाले लोग थे। तो धीरे वो क्या कर दिए, जैसे हीगेन था और हमवेल्ट था, और से ऐसे लोग थे जो कि वहाँ पे बुद्धिजीवी जो वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग वो क्या कर रहे थे, राष्ट्र के प्रति देश में यानी जागरूक फैलाने का कार्य कर रहे थे अपने राष्ट्र के प्रति। तो यानी राष्ट्रवादी भावना को उदय कर रहे थे। समझ में आ रहा है, तो बुद्धिजीवी यानी बुद्धिजीवी लोग। उसके बाद है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक क्या था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था वो क्या कर रहा था, यानी जितने भी अच्छे अच्छे काम था उसको दबा रहा था। तो उससे भी एक प्रकार के क्या हुआ, देश के प्रति क्या हुआ, जागरूक उत्पन्न हुआ, यानी राष्ट्र के प्रति जागरूक हुए कि हम उनके अच्छा काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम को क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो इसलिए हम लोग के क्या होना चाहिए, अपने देश के प्रति जागरूक होना चाहिए, सभी को एक मिलजुल कर इसको क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार के राष्ट्रवादी यानी राष्ट्रवादी की भावना को उदय करने में सहायता प्रदान किया। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए ये एक प्रकार की नीति बनाया था, कार्लसवाद का आदेश नीति कार्लसवाद का आदेश नीति था। ये एक नीति बनाया था कार्लसवाद का नीति, यानी कह रहा है कि मेरा ही नीति क्या मानो, मेरा ही आदेश मानो, ये कहता था कि मेटरनिक कहता था। उसके बाद 1834 ईस्वी में व्यापारी द्वारा जालवेरिंग नामक आर्थिक संस्था का निर्माण किया गया। देखिए 1834 में जो व्यापारियों था वो सभी व्यापारी एकजुट होकर और व्यापार करने लगे। क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, और जितने भी अर्थव्यवस्था वहाँ पर था उसको एकजुट हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, एकजुट हुआ और जालवेरिंग संस्था का निर्माण हुआ। तो 1834 में कहेगा कि जालवेरिंग संस्था का निर्माण कब हुआ, तो 1834 ईस्वी में। जालवेरिंग संस्था का निर्माण कब हुआ, तो 1834 ईस्वी में। किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो व्यापारियों के द्वारा किया गया था। ये आर्थिक संघ का यानी आर्थिक मतलब कि जो व्यापारी थे व्यापारी एकजुट मिल करके और अपने देश के प्रति ये भी एक प्रकार के क्या हुए, जागरूक फैलाएं, यानी राष्ट्रवाद की भावना फैलाएं।
उसके बाद है विलियन एवं बिस्मार्क का योगदान। वहाँ पे जो जर्मनी का जो शासक था वो बिस्मार्क थे और विलियन थे। क्या किए बिस्मार्क फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, बिस्मार्क विलियन ने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना देते हैं, यानी प्रूसिया के चांसलर बना देते हैं। कौन, तो ये विलियन बना देते हैं, किसको, बिस्मार्क को बना देते हैं। तो इस तरह से जो हुआ, यानी यहाँ पे जो राष्ट्रवाद के जर्मनी के एकीकरण में ये सहायक, प्रमुख सहायक योगदान रहा कि जर्मनी के एकीकरण में 5 गो सहायक योगदान रहा। उसके बाद जो है बिस्मार्क के बारे में, बिस्मार्क इसमें सबसे प्रमुख जो निभाए थे, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से बिस्मार्क ने अपने जो जर्मनी है वो जर्मनी को एकीकरण किए। जो 39 राज्य था उसको फिर एकजुट किए, वो किस तरह से किए तो हम लोग जानते हैं, आगे जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिर से इसको जान लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख सहायक तत्व क्या था। तो हम लोग जाने कि नेपोलियन जो थे वो नेपोलियन राज संघ की स्थापना किए। क्यों किए, क्योंकि वहाँ पे 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाग था, तो उसको 39 में कन्वर्ट कर दिए। ये कौन किए थे, तो नेपोलियन 1806 ईस्वी में। बुद्धिजीवी द्वारा राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव हुआ, यानी जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे वो राष्ट्रवादी को प्रभाव डाले, यानी वहाँ पे प्रचार किए राष्ट्रवादी भावनाओं को। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, वहाँ पे एक मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया के चांसलर था वो मेटरनिक। वो क्या किया, प्रतिक्रियावादी नीति, यानी जितने भी अच्छे काम होता था उसको दबा देता था। कौन, मेटरनिक। 1834 में व्यापारियों द्वारा जालबेरी नामक आर्थिक संघ का निर्माण हुआ। क्या हुआ, आर्थिक संघ का निर्माण हुआ। विलियन एवं बिस्मार्क का योगदान। अब हम लोग जानते हैं कि विलियन जो है बिस्मार्क जो है वो बिस्मार्क किस तरह से ऑस्ट्रिया को हराया, उसके बाद डेनमार्क को हराया, और जो फ्रांस है, ये तीनों को क्या कर दिए, हरा के। क्योंकि जानते थे, बिस्मार्क जानते थे जिस प्रकार से वहाँ के जो गिरिबाल्डी थे और काउंट कबूर थे, वो जिस प्रकार से जानते थे कि जब तक हम ऑस्ट्रिया को नहीं हराएंगे, जब तक जो ये है एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगा। तो उसी प्रकार से बिस्मार्क भी जानते थे कि जलगुतला हम लोग डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को जलगुतला नहीं हम हराएंगे, जलगुतला एकीकरण संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या किए, जो जर्मनी है वो जर्मनी को ऑस्ट्रिया है, पहले ऑस्ट्रिया से मिलकर, यानी हाथ बढ़ाकर, जो प्रूसिया था वो ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिलाकर और क्या किए, डेनमार्क को हराया। किसको, डेनमार्क को हराएं। उसके बाद फिर क्या किए, अब ये डेनमार्क के हरा दिए। उसके बाद जब डेनमार्क को हराने के बाद अब बच गया कौन, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस बच गया। ऑस्ट्रिया और फ्रांस बच गया, ये 2 गो बच गया, क्योंकि 3 गो बाधा था। तो सबसे पहले डेनमार्क का युद्ध होता है, तो डेनमार्क जो है वो हरा जाता है। उसके बाद जो डेनमार्क है ने अब सोचा कि अब ऑस्ट्रिया को हमको हराने पड़ेगा, क्योंकि ये भी कुछ भाग में क्या किया था, अपना अधिकार जमाया हुआ था। तो इसको कहें कि अब इसको हराने पड़ेगा। तो अब ये क्या करनी है, यानी प्रूसिया जो था, यानी बिस्मार्क थे, वो क्या कर लिए, तो फ्रांस के साथ हाथ मिलाया। किसके साथ, फ्रांस के साथ मिलाकर, और ऑस्ट्रिया को हराया। कौन, तो यही प्रूसिया। और फिर ये भी फिर प्रूसिया लास्ट में फ्रांस को हरा देता है। तो इस तरह से जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बिस्मार्क प्रूसिया के शासक विलियन का चांसलर था, यानी विलियन जो थे वो विलियन प्रधानमंत्री किसको बनाए थे, तो बिस्मार्क थे। यानी प्रूसिया के चांसलर कौन था, तो यही विलियन जो जिसको प्रधानमंत्री बनाए थे वो बिस्मार्क। उसके बाद जो है बिस्मार्क जर्मनी डाइन में प्रूसिया का प्रतिनिधित्व था, यानी जो डाइन है जर्मनी डाइन में क्या था, प्रूसिया का प्रतिनिधित्व था। वहाँ पे किसका प्रतिनिधित्व था,
तो बिस्मार्क का। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा और आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इतना जर्मनी के एकीकरण ने सबसे पहले बढ़ाया तो यहाँ 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाग था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिण जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसके बाद बहुल क्षेत्र, उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था वहाँ पे। उसके बाद आगे बताएं जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख सहायक कौन कौन से ऐसे तत्व है जो कि एकीकरण करने में सहायता प्रदान हुआ। तो पहला बताएं कि नेपोलियन राष्ट्र संघ की स्थापना किए। उसके बाद बुद्धिजीवी द्वारा राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव हुआ। मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। उसके बाद 1834 में व्यापारी द्वारा जालवेरी नामक संस्था का संघ का निर्माण हुआ। और विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान, इसमें विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान हुआ। उसके बाद बिस्मार्क ने क्या किए, बिस्मार्क प्रूसिया के शासक विलियम का चांसलर था। और बिस्मार्क जर्मनी डाइन में प्रूसिया का प्रतिनिधित्व किया था। तो इस तरह से जो है वो होता है। आगे हम लोग जानते हैं बिस्मार्क के, और थोड़ा आगे जानते हैं कि किस तरह से एकीकरण के बाद क्या होता है। हम लोग देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क ने और कौन कौन से योगदान निभाएं, वो सारे चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो क्या किए हैं कि बिस्मार्क प्रूसिया के शासक विलियम का चांसलर था। उसके बाद बिस्मार्क जर्मनी डाइन में प्रूसिया का प्रतिनिधित्व किए। उसके बाद क्या हुआ कि जो बिस्मार्क हीगेन के विचारों से प्रभावित थे। जो हीगेन थे उनसे क्या थे प्रभावित थे, कौन, बिस्मार्क। वो क्योंकि जो हीगेन थे वो जर्मनी में एक राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या कर रहे थे, उदय कर रहे थे, जिसके वजह से ये भी उनसे क्या थे, प्रभावित हो गए थे। उसके बाद बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति अपनाए। याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति इसलिए अपनाए क्योंकि यह जानते थे जब तक हम लोग खून को नहीं बहाएंगे, खून पसीना को एक नहीं करेंगे, तब तक ये जर्मनी को एकीकरण नहीं हो सकता है। तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अवलंबन किया था, तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क में किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रूसिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध किए। वो याद रखिएगा कि 7 साल में, याद रखिएगा 7 वर्ष में 3 गो युद्ध किए थे। 7 वर्ष में 3 गो युद्ध किए थे। वह युद्ध याद रखिएगा 3 युद्ध, जो 7 वर्ष में 3 युद्ध किए थे। सबसे पहले किए थे डेनमार्क के साथ, उसके बाद जो डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, उसके बाद फ्रांस के साथ। ये 7 वर्ष में 3 युद्ध किया। कौन, प्रूसिया किया, तीनों के साथ, यानी डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ। ये किए थे 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, और फिर लास्ट में 1871 ईस्वी में किए थे। 1871 ईस्वी में फ्रांस के साथ किए थे तो फ्रांस के साथ प्रूसिया जो था वो प्रूसिया युद्ध किया था। तो देखिए सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण के लिए जो प्रूसिया है, वो प्रूसिया जो बिस्मार्क थे, वो बिस्मार्क क्या किए, सबसे पहले डेनमार्क से लड़े, उसके बाद ऑस्ट्रिया से लड़े, और फिर किससे लड़े, तो फ्रांस से लड़े। तो यानी 3 युद्ध किए। तो पहले क्या किए कि सबसे पहले जब डेनमार्क से लड़ना था तो इसके साथ यानी ऑस्ट्रिया के साथ है, ये दोनों क्या हो जाते थे, मिल गए, और डेनमार्क को क्या कर दिए, हरा दिए। यानी डेनमार्क को क्या कर दिए, हरा दिए। यानी सबसे पहले ये ऑस्ट्रिया के साथ क्या करता है, प्रूसिया जो है वो दोस्ती करता है, और दोस्ती करके ऑस्ट्रिया को साथ दोस्ती करके और डेनमार्क को क्या कर दिए, 1864 ईस्वी में हरा दिए। यानी 1864 में प्रूसिया ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, और उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। किसको, डेनमार्क के। कहेगा डेनमार्क का युद्ध कब हुआ, तो 1864 ईस्वी में। डेनमार्क का युद्ध कब हुआ, तो 1864 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, तो प्रूसिया और डेनमार्क के साथ है ये 2 युद्ध हुआ था। जो ऑस्ट्रिया के जर्मनी का चांसलर थे, यानी बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी का चांसलर थे। उसके बाद 2 साल बाद क्या किए कि अब फ्रांस के साथ दोस्ती कर ली। किसके साथ, फ्रांस के साथ।
फ्रांस के साथ दोस्ती कौन कर लिया? प्रूसिया कर लिया। और प्रूसिया करके ये दोनों दोस्ती कर लिया। और 1866 ईस्वी में क्या कर दी? एक युद्ध लड़ते हैं जो सेडोवा का युद्ध, याद रखिएगा। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1800। ये और सेडान, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा ये दोनों में ये हुआ था 1871 ईस्वी में, और ये हुआ था 1866 ईस्वी में। सेडोवा का युद्ध और सेडान का युद्ध, याद रखिए। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रूसिया के बीच क्या होता है? सेडोवा का युद्ध होता है। यानी सेडोवा एक जगह है, उसी में वहीं पे क्या होता है? ये युद्ध होता है। उसके बाद 1871 में ये फ्रांस और प्रूसिया के बीच सेडान का युद्ध होता है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर अकेले जो प्रूसिया बच गया, वो प्रूसिया फिर क्या कर दिया? फ्रांस को हरा दिया। तो इस तरह से 1871 में फ्रांस प्रूसिया के बीच सेडान का युद्ध हो जाता है, जिस तरह से फ्रांस क्या हो जाता है? बुरी तरह से हार हो जाता है। और 18 मई 1871 ईस्वी में, 18 मई 1871 ईस्वी में जो फ्रांस है वो प्रूसिया के बीच, जो फ्रांस और प्रूसिया के बीच, ये दोनों के बीच क्या हुआ? प्रीफेक्ट की यानी संधि मतलब एकजुट हो गई हैं। ये क्या हो गई है? एकजुट हो गई हैं। अब इस तरह से ये दोनों क्या हो गया? एकीकरण हो गया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो इस तरह से जो बिस्मार्क है, वो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कर दिए, यानी नायक थे, नायक के रूप में। यानी बिस्मार्क को आज भी जाना जाता है कि जो बिस्मार्क है वो किस तरह से जर्मनी के एकीकरण में अपना योगदान निभाए थे। तो सबसे पहले क्या किए हैं? सबसे पहला है बिस्मार्क प्रूसिया के शासक विलियन के चांसलर थे। उसके बाद विलियन के चांसलर बिस्मार्क जर्मनी डाइन में प्रूसिया का प्रतिनिधित्व था। उसके बाद क्या हुआ? तीसरा में हम बताएं कि बिस्मार्क हीगेन के विचारों के प्रभावित था। हीगेन के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। कौन? तो ये बिस्मार्क थे। बिस्मार्क किससे प्रभावित थे? तो हीगेन के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। बिस्मार्क प्रूसिया के शासक 1864 से 1871 में, ठीक है। ये बिस्मार्क जो प्रूसिया के शासक रहे थे वो कब तक रहे थे? तो 1864 से 1871 तक ये रहे थे, प्रूसिया के शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। और 7 साल में 3 गो युद्ध लड़े थे। 7 साल में कितने युद्ध लड़े थे? तो 3 गो युद्ध लड़े थे। पहला क्या हुआ? बिस्मार्क हीगेन के विचारों से प्रभावित थे। उसके बाद क्या हुए कि रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाए थे? बिस्मार्क अपनाए थे। और जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रूसिया, डेनमार्क के ऑस्ट्रिया और फ्रांस से 3 युद्ध लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? तो यही बिस्मार्क यानी प्रूसिया के जो चांसलर के रूप में हैं। उसके बाद 1864 में फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर क्या हुए? डेनमार्क के साथ आक्रमण किए। यानी डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में। किसके बीच? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, प्रूसिया के और डेनमार्क के साथ। 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच जो सेडान का युद्ध होता है। उसके बाद है 1871 में फ्रांस प्रूसिया के बीच सेडोवा का युद्ध होता है। और 18 मई 1871 को फ्रांस और प्रूसिया दोनों मिल जाते हैं, यानी प्रीफेक्ट की संधि हो जाता है। तो याद रखिएगा प्रीफेक्ट की संधि कब हुआ? तो 18 मई 1871 ईस्वी में। 18 मई 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी में क्या हो गया? जर्मनी का पूर्णतः एकीकरण हो गया। तो ये था जर्मनी का एकीकरण। तो ये वीडियो यहाँ तक, ये वीडियो यही तो एंड करते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं, आगे जानेंगे ये यूनान के हम लोग बारे में जानेंगे। कुछ यूनान के बारे में हम लोग को दिया है, तो यूनान के बारे में जानेंगे। तो एगो दूगो वीडियो और होगा। उसके बाद ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो इस तरह से है वो इटली के एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण पूर्णतः हो जाता है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।